वैसे तो सारे के सारे बच्चे इस टेंशन में पड़े हुए थे कि एनटीए सीयूईटी 2026 के पेपर का सिलेबस जारी क्यों नहीं करता, लेकिन जब एनटीए ने सिलेबस जारी कर दिया तो खास तौर पे कॉमर्स वाले बच्चों को भौचक्का कर दिया है। इतने भयंकर लेवल के बदलाव किए गए हैं, मतलब कोई छोटा मोटा बदलाव होता तो डाइजेस्टेबल होता, लेकिन ऐसा बदलाव कर दिया जो बच्चों को डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। एक्चुअली दोस्तों, आपके बिजनेस स्टडीज के सिलेबस में बदलाव हुए हैं, इकोनॉमिक्स में भयंकर बदलाव हुआ है, अकाउंट्स के सब्जेक्ट के अंदर करेक्शन हुई है, अच्छी बात है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सिलेबस आपका, बिजनेस, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश भी बताऊंगा और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो भी बताऊंगा। तो डिटेल में सिलेबस की बात करेंगे। अगर आप सीयूईटी यूजी 2026 के सिलेबस को देखना चाहते हो वैसे भी खोल के, तो दोस्तों गूगल पे आपको लिखना है एनटीए सीयूईटी यूजी 2026, नीचे लिंक आ जाएगा। तो 2026 की सीयूईटी की एक अलग से वेबसाइट बन गई है, जैसा कि हमेशा होता रहा है। पिछली बार 2025 की अलग से वेबसाइट थी, तो इस बार 2026 की अलग से वेबसाइट बन गई है। यहां पर अलग अलग सब्जेक्ट तुम्हारे सामने खुल जाएंगे, ठीक है। जो भी तुम्हारा रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है तुम उसका सिलेबस खोल के देख सकते हो, लेकिन एक टीचर है जो आपको डिटेल में समझा सकता है कि एक्चुअली हुआ क्या है। मैं सबसे पहले दोस्तों बात कर लूंगा आपके लिए, ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। जब मैंने इकोनॉमिक्स पे क्लिक किया तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस मेरे सामने खुल गया, और इकोनॉमिक्स में एक बड़ा ब्लंडर मेरे को यह देखने को मिला कि दोस्त, इकोनॉमिक्स में बच्चों को पढ़नी है 3 बुक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब एक्चुअली बड़ा ब्लंडर यहां पर यह है कि बच्चों के ऊपर बहुत सारा बोझ डाल दिया। जब उनके बोर्ड के पेपर खत्म होंगे तो मात्र 1.5 महीना 50 दिन उनके पास प्रिपरेशन के लिए बचेंगे सीयूईटी की। जो स्मार्ट बच्चे हैं उन्होंने पहले प्रिपरेशन कर ली होगी, लेकिन पूरे इंडिया के अंदर ज्यादातर बच्चे तो रुके ही पड़े थे, और जो रुके हुए बच्चे हैं उनको दिक्कत हो जाएगी कि यार मैं कैसे करूं, क्योंकि मैंने तो कुछ भी सीयूईटी ओरिएंटेड चीजें की नहीं है। अब दोस्तों काफी हद तक इकोनॉमिक्स के सिलेबस में कुछ टॉपिक में ना करेक्शन भी है। जब तुम डिटेल में सिलेबस देखते हो ना राज्य, तब अवेयरनेस होती है। क्या किया इसने भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स दे रहे हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे रहे हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स दे रहे हैं। आपको अभी डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या चीज ऊपर नीचे हुई है इनमें भी। मैक्रो तो पूरे भारत के बच्चे पढ़ते हैं 12th क्लास में, दे दो जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे ये पढ़ते हैं, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे ये पढ़ते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए, एनटीए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बच्चों की तरफ से कि आप एक काम कीजिए कि माइक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बच्चों को चॉइस दे दो, जैसे आपने अकाउंटेंसी में किया हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के अंदर चॉइस दी हुई है, क्योंकि पूरे इंडिया के बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस नहीं पढ़ते और पूरे इंडिया के बच्चे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग नहीं पढ़ते। तो सभी बच्चों का 12th वालों का ख्याल रख लिया, यहां क्यों पंचर कर दिया भैया। इस वीडियो की कमेंट में मैं चाहूंगा कि आप लिखो भैया #NTA और ये प्रॉब्लम लिखो, या फिर मेल करो, मैं अपनी टीम से मेल करवाता हूं, और आपको भी मेल करनी चाहिए कि इतना बड़ा भारी जुल्म मत करो। अगर आपका इकोनॉमिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है, आप इसको चूज कर रहे हो, तो आपके साथ ऑब्वियसली धोखा हो रहा है, राइट। चलो जी भैया, 3 है हमारे पास बुक यहां पर। अब 3 का सिलेबस देख लेते हैं। अब जो भी रेलेवेंट बच्चे होंगे चेंज कर दे एनटीए तो बहुत अच्छी बात है। हम पूरी की पूरी फाइट करेंगे, पूरा इंडिया यूनाइट चाहता हूं मैं इस मामले में, और पूरा इंडिया यूनाइट होगा भी, क्योंकि सबके साथ ये प्रॉब्लम है, राइट। ह्यूमैनिटीज के बच्चे भी हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स होती है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो साइंस साइड से होते हैं, नॉन मेडिकल वाले, उनके पास भी इकोनॉमिक्स होती है। तो कॉमर्स वाले बच्चे तो हैं ही हैं, सबको इकट्ठा होना होगा और यहां पर फाइट करनी पड़ेगी दोस्तों। किसी किसी स्टेट में इकोनॉमिक्स नाम के सब्जेक्ट का जो नाम रखा गया है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स भी है, बिजनेस स्टडीज नहीं, बिजनेस इकोनॉमिक्स। हर एक सब्जेक्ट का कोड होता है, तो इको का कोड है 309। अब यहां पर देखते हैं कि क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं दोस्तों, आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स को इसने अपने हिसाब से अपनी यूनिट में डिवाइड किया हुआ है, एनसीईआरटी के हिसाब से क्लासिफिकेशन नहीं है यूनिट की, पहली बात तो ये ध्यान रखना। अब भाई यूनिट 1 एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन की होती है, इसने यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन और थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अब इधर देखोगे ना तुम, तो यूनिट 1 का ये टॉपिक होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यहां पर मिसिंग है। तो भाई पहले तो एक क्लैरिटी दो कि ये आएगा नहीं आएगा, क्योंकि पिछली से पिछली बार पीपीसी मिसिंग था और पीपीसी से क्वेश्चन पूछ लिया था। पिछली बार पीपीसी सिलेबस में था और इस बार दिखाई नहीं दे रहा। बहुत बड़ी कंफ्यूजन, करे या ना करे। मैं प्रवेश बैच में इसको करा चुका हूं और आगे भी जो बैचेस आएंगे सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए मैं उसमें कराऊंगा, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता अपने बच्चों के साथ, राइट। हाँ, फिर दोस्तों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर यहां पर अच्छी क्लैरिटी दी हुई है जो पहले नहीं थी, कि यूटिलिटी अप्रोच आएगी मार्शल वाली, 1 और 2 कमोडिटी दोनों की। कंज्यूमर का बजट भी आएगा, तो ये समझ लो कि भैया इंडिफरेंस कर्व वाला पूरा कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्योंकि यहां पर ऑप्टिमल चॉइस दिया हुआ वो इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड है। डिमांड का आपका पूरा आएगा, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व के कौन से फैक्टर है, डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगी, और
जिन बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड के अंदर क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो वहां पर आपने ज्योमेट्रिक मेथड नहीं पढ़ा होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का, और यहां पर ज्योमेट्रिक मेथड लिखा भी नहीं है। पिछली बार लिखा था, इस बार नहीं लिखा, तो इस बार सिलेबस चेंज हो गया ना। हां, तो परसेंटेज मेथड आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आएगा, नहीं लिखा यहां पर ज्योमेट्रिक मेथड, तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई है। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आते आते, राइट। हां, शॉर्ट ट्रिक में बताता हूं क्लास के अंदर बच्चों को याद कैसे करना है। फिर ये तो यूनिट 1 थी, अपने हिसाब से डिवाइड करिए ऑब्वियसली। फिर आ जाओ जी, यूनिट 3 किसको बनाया है इन्होंने? प्रोडक्शन एंड कॉस्ट को बनाया हुआ है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या किया हुआ है? शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन जिसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं, लॉन्ग रन का रिटर्न्स टू स्केल। ये 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स से सीबीएसई वाले बच्चे नहीं पढ़ते, रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं, तुमने नहीं पढ़ा होगा, ये पेपर में तुम्हारे आ रहा है, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो वैसे भी आ रहा है। फिर जो कॉस्ट एंड रेवेन्यू का जो भी तुमने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है वो सब आ रहा है, लेकिन यहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ दोस्त कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इंप्लिसिट कॉस्ट भी आ रही है, यहां पर मेंशन नहीं है। तो बी सीरियस, अगर तुम अच्छे नंबर पूरे में से पूरे लाना चाहते हो तो आपको वो भी कर लेना चाहिए। फिर दोस्तों यूनिट 3 में थ्योरी ऑफ द फर्म एंड परफेक्ट कंपटीशन बोल रहा है, यहां पर इसने सप्लाई को चैप्टर को रखा हुआ है, ठीक है। कैसे आएगा उड़ के? यहां आ जा भाई, यहां पर इसने सप्लाई के चैप्टर को रखा हुआ है, तो पूरा सप्लाई का चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहां पर है, लेकिन हम देख लेते हैं पूरा का पूरा इसको ऊपर करके कि भाई कंटेंट क्या है थ्योरी ऑफ फर्म में। सबसे पहले बोलता है भैया हम यहां पर परफेक्ट कंपटीशन पढ़ेंगे, फिर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे जिसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बोलते हैं। अब यहां पर क्लैरिटी नहीं करी कि एमआरएमसी अप्रोच पढ़नी है या टीआरटीसी अप्रोच पढ़नी है या दोनों ही पढ़नी है, नहीं करा इसने क्लियर। कोई बात नहीं भाई साहब, पढ़ लेना तुम दोनों। प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है परफेक्ट कंपटीशन में? इक्विलिब्रियम प्राइस और डिमांड सप्लाई कर्व जब शिफ्ट होते हैं तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है वो आपको देखना है, राइट। फिर सप्लाई का पूरा देखना है भाई साहब, सप्लाई से लेकर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तक देखना है। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैसे मेजर किया जाता है? सीबीएसई बोर्ड में क्लास 11th में एक ही तरीका था, परसेंटेज मेथड, लेकिन पिछले साल के सिलेबस में दो तरीके थे, यहां पर एक ज्योमेट्रिक मेथड भी था। अब वो यहां पर लिखा ही नहीं है, लिखा नहीं है, लेकिन आपको करना चाहिए क्योंकि यहां पर मेथड क्लियरली लिखे नहीं है। तो यार ये तो एक तो कौन बनाता है बंदा ये सिलेबस, पहले मुझे ये बताओ। हाँ ठीक है, चलो जी, लास्ट वाली यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स की रखी हुई है, मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सिंपल एप्लीकेशंस। तो यहां पर इसने मार्केट इक्विलिब्रियम, एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग के कॉन्सेप्ट दे दिए। पिछली बार एक एक्स्ट्रा थ्योरी ऐड हुई थी, एफएडी थ्योरी, फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन की थ्योरी, वो यहां पर नहीं है तो नहीं आएगी, क्योंकि काफी सारे स्टेट बोर्ड में वो ग्रेजुएशन में होती थी, एनसीईआरटी में तो थी भी नहीं, ठीक है, लेकिन इन्होंने दे दी थी, वो हटा दी है, डिलीट कर दी है। तो पिछले साल से बहुत सारे यहां पर माइनर चेंजेस हुए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। पिछले साल भी माइक्रो इकोनॉमिक्स आती थी, इस साल भी माइक्रो इकोनॉमिक्स आ रही है, लेकिन आई विल रिक्वेस्ट द एनटीए कि भैया इसको ऑप्शनल में डालो, बच्चों का नुकसान मत करवाओ। और अगली बार जो सिलेबस बनाना ना, तो थोड़ी इस पर क्लैरिटी देना, सर्टेनिटी देना, ताकि बच्चों को भी क्लियर हो कि इसी तरीके से पढ़ना है, राइट। हाँ चलो जी, ये हो गया जी माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब भाई यहां पर मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली कहीं नहीं लिखा है तो नहीं आएगा। और एक रिक्वेस्ट और भाई, बच्चों से मैंने सुना था कि तुम स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन भी दे देते हो जो सीयूटी का पेपर होता है, ये भी मत करना, समझे। अब आते हैं भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो बदलाव किए हैं वो देख लो, पिछले साल से ज्यादा बदलाव यहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बोलता है शुरू में जो बच्चे यूनिट 1 पढ़ेंगे उसके अंदर वही बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, नेशनल इनकम वगैरह पढ़ेंगे, तीनों मेथड है नेशनल इनकम के पढ़ेंगे, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी पढ़ेंगे। और दोस्तों हम ये जो एफसी, एमपी और बेसिक प्राइस का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। बच्चों ने बेसिक प्राइस का कॉन्सेप्ट सीबीएसई बोर्ड के अंदर कम पढ़ा होता है, इसको अच्छे से पढ़ना है। जीडीपी वेलफेयर, एक्सटर्नलिटी, नॉमिनल, रियल, जीडीपी डिफ्लेटर, वो पढ़ेंगे। यहां से पक्का पेपर में क्वेश्चन आता भी है। यहां पर इन्होंने पिछले साल से डिलीट किया है क्या? पहले एक पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम, नंदी गंदी, वो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ग्रोस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के कॉन्सेप्ट पिछली बार डाल दिए थे, वो यहां से हटा दिए, धुआं धुआं कर दिए। तो बहुत अच्छी बात है भाई, क्लैरिटी आ गई यहां पर। मनी एंड बैंकिंग पे आते हैं राज्य। मनी बैंकिंग वाले में यहां पर मुझे दिख रहा है कि सप्लाई ऑफ मनी दिया हुआ है, तो आप यहां पर M1, M2, M3, M4 चारों कर लेना। इसने क्लैरिटी नहीं दी, लेकिन आप कर लेना। क्रेडिट क्रिएशन दी हुई है, मनी मल्टीप्लायर दिया हुआ है, सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस दिए हुए हैं, और पॉलिसी टूल्स, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स दिए हुए हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, वो आपको करना ही है। कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन नहीं है यहां पर, राइट। हाँ, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर पूरा एडीएएस जो भी आपने 2 सेक्टर मॉडल के अंदर पढ़ा हुआ है, मल्टीप्लायर, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, पूरा पढ़ना है यहां पर। न्यूमेरिकल भी यहां पर करना है, पूरा आ रहा है भाई। वो गवर्नमेंट बजट के अंदर चेंजेस है भाई। पिछले साल से अगर मैं देखूं तो नॉर्मल गवर्नमेंट बजट का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और कंपोनेंट तो आपको पता ही आती है। रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर भी आपको करने हैं, और ये जो बजट डेफिसिट होता है उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आपको करने हैं,
पिछले साल यहां पर प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर लिखा हुआ था, डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर लिखा हुआ था, वो उड़ा दिया सिलेबस से, तो आपके टेंशन खत्म कर दी। फालतू की बकवास चीज थी वो, जो आज के टाइम में वैलिड नहीं है, उसको उड़ाना ही चाहिए, ठीक है ना, वो हटा दिया। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले में देखोगे तो पूरा जो भी आप बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हो यहां पर बीओपी क्या होता है, उसके दो कंपोनेंट है, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट आपको पढ़ने हैं। बीओपी में सरप्लस डेफिसिट की सिचुएशन पढ़नी है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट में आपको फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों पढ़ने हैं, मैनेज फ्लोटिंग रेट भी पढ़ना है। इनके मेरिट डिमेरिट पढ़ोगे, इक्विलिब्रियम में डिटरमाइन कैसे होता है वो इक्विलिब्रियम का डायग्राम, और ये मैनेज फ्लोटिंग इसने दो बार नाम लिख दिया, पता ही नहीं क्यों। इसको भी देखना चाहिए भैया, अगर बच्चों की गलती देखते हो तो खुद की भी देखो, खुद इतनी बड़ी गलती करते हो, मतलब बच्चों को तो कंफ्यूजन में धर दिया। चलो भैया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर लो, तो भैया जो भी तुम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 8 चैप्टर पढ़ते हो, पॉवर्टी का चैप्टर नहीं है इसके अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर का चैप्टर नहीं है, 8 चैप्टर है जो भी पढ़ते हो वो पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे पढ़ते हैं 12th क्लास के अंदर, वो तुम्हारी पूरी की पूरी यहां पर आ रही है, ठीक है ना, कुछ भी हटा नहीं है, जो भी तुमने पढ़ा है वो सारा का सारा यहां पर आ रहा है। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर नो चेंजेस, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा। अब मैं आपको जरा बिजनेस स्टडीज का ज्ञान दे दूं। बिजनेस स्टडीज के अंदर चेंजेस है भाई, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, जो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बिजनेस स्टडीज में बहुत अच्छी बात हुई है भाई साहब। जो भी 12th क्लास के अंदर आप पढ़ते हो ना बिजनेस स्टडीज में, सीबीएसई वाले, एनसीईआरटी वाले, जो भी अपडेटेड एनसीईआरटी है 2025-26 की, उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। एक छोटी सी चीज देख लेना बस, देखे अगर तुम ऐसे नाम बताऊं सबसे पहले, हाँ जी, ये जो बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट है इसका कोड है 305, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई साहब। आपकी पहली किताब के अंदर 8 चैप्टर हो रहे हैं, 8 के 8 पूरे के पूरे आ रहे हैं, कोई भी चेंज नहीं है यहां पर, बस 8वें चैप्टर के अंदर थोड़ा सा चेंज बताऊंगा आपको, ध्यान रख लेना। हाँ, पूरा का पूरा सब कुछ आ रहा है। डायरेक्टिंग के अंदर क्या है मेरे दोस्त, अब देखो जी भाई साहब, ठीक है, इधर है ना, तुमने डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल अगर ना पढ़े हो तो वो पढ़ लेना, इसने क्लियरली मेंशन कर दिया। स्टेट बोर्ड वाले बच्चे तो डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल पढ़ते हैं, उनके स्कूल में आते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले जरा ध्यान दे लेना, ये अलग से चीज हो गई है, राइट। हाँ जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। कंट्रोलिंग भी आपको पूरा ही पढ़ना है। कंट्रोलिंग के अंदर स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को बोलना चाहूंगा, जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं ना, कंट्रोलिंग के अंदर वो टेक्निक्स कर लेते हैं, ट्रेडिशनल टेक्निक्स, ब्रेक इवन वगैरह, वो नहीं है भाई, वो मत करना, वो नहीं आएगा, ठीक है, जितना दिया हुआ है उतना ही आएगा। अब क्या था भाई साहब, बिजनेस फाइनेंस का तुम्हारा पूरा चैप्टर होता है, पूरा का पूरा चैप्टर आएगा बिजनेस फाइनेंस का। इसके अंदर बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल डिसीजन तीनों, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डिविडेंड तीनों के फैक्टर भी करने हैं। साथ साथ में आपको कैपिटल स्ट्रक्चर स्पेशली लिख दिया कि करना है भाई साहब, और इसके अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग का आपको मीनिंग और इंपॉर्टेंस दोनों करने हैं। यहां पर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को भी आपको करके चलना है, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल है ये भी करना है। पिछले साल देखो क्या था, यानी पिछले साल का जो सीयूईटी का पेपर था, उस सीयूईटी के पेपर में ये वाला चैप्टर सिलेबस में नहीं लिखा था, डिलीटेड था, फाइनेंशियल मार्केट था ही नहीं सिलेबस में, समझ रहे हो। इस साल ये डाल दिया, इस साल ये डाल दिया तो ठीक है ना, डाल दिया, तुमने 12th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बिजनेस स्टडीज का तो हल्का मामला चल रहा है, पूरा सेबी वेबी सब कुछ है इसके अंदर, राइट। हाँ, ट्रेडिंग प्रोसेस भी है, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस भी है, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट है, मनी मार्केट के सारे इंस्ट्रूमेंट है पांचों। मार्केटिंग का तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर है भाई साहब, पूरा ओके रिपोर्ट, चारों के चारों पी आपको करने हैं यहां पर, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, चारों करने हैं। अब देख लेना भाई साहब कि जिस बच्चे ने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को प्लेस मिक्स बोलते हैं ना, इसके अंदर जरा ढंग से देखना, किसी ने अगर इसके कंपोनेंट छोड़ दिया ना तो मत छोड़ना। किसी किसी बोर्ड के अंदर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो आप प्लीज उसको ध्यान रखना, फिजिकल इसके कंपोनेंट्स और रोल दोनों चीजें आपको करनी है। तो कहीं कहीं छोड़ देते हैं तो बड़ा बदलाव है, क्या पता यहां से क्वेश्चन पूछ ले भाई, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट पूरा आ रहा है भाई, ऑब्जेक्शंस भी आ रहे हैं, इंपॉर्टेंस भी आ रही है, रोल भी आ रही है, पब्लिक रिलेशन भी आ रहा है, पर्सनल सेलिंग भी आ रहा है, ठीक है। सेल्स प्रमोशन टेक्निक भी करके जाना, चाहे यहां लिखा है नहीं लिखा। कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट तुम्हारा पूरा का पूरा आ रहा है। अब क्या था, पिछली बार आपका एंटरप्रेन्योरशिप वाला चैप्टर था, वो डिलीट मार दिया, पिछली बार था, इस बार डिलीट मार दिया सिलेबस से। तो 12 चैप्टर आपके जो आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी में, वो एक्स्ट्रा था, वो हटा दिया भैया। अब आओ जरा अकाउंटेंसी के ऊपर। दोस्तों अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट है, इसको काफी सारे स्टेट के अंदर हम बुक कीपिंग भी बोलते हैं। बुक कीपिंग, इसका सब्जेक्ट कोड है 301, अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है। अब भैया जैसा तुम 12th क्लास के अंदर पढ़ते हो वैसा तुम्हारे पेपर के अंदर आ रहा है। पिछले साल जैसा सिलेबस था ऑलमोस्ट पूरा वैसा का वैसा सिलेबस है, तो बड़ी तसल्ली है अकाउंटेंसी के ऊपर। बस पिछले साल एनटीए ने बहुत गलतियां कर दी थी पेपर बनाने में अकाउंट्स की, तो उन्होंने रेमेडियल मेजर के तौर पे अकाउंट्स का पेपर दोबारा लिया था, ठीक है। तो इस बार गलतियां ना करे, ये रिक्वेस्ट रहेगी, है ना। और आप कमेंट सेक्शन में लिखो भाई। देखो भैया आपकी पार्टनरशिप पूरी की पूरी आ रही है, रिकॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है आपका, डिसोल्यूशन पूरा का पूरा आ रहा है, जो पढ़ते हो कंपनी अकाउंट्स आ रहे हैं आपके पूरे के पूरे, राइट। हर एक चीज आ रही है जो पहले आई थी। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है अकाउंट्स के अंदर, जो आपको मेजर चीज ध्यान रखने वाली है,
दोस्त यहां लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको मैं बोलता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसके अंदर आप बेसिकली कैश फ्लो रेशियोज वाले चैप्टर्स पढ़ते हो, वाली यूनिट है। और इधर लिखा हुआ है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो आपको दोनों नहीं पढ़ने, दोनों नहीं पढ़ने, दोनों में से एक, जो भी आपने 12th में पढ़ा होगा उस क्वेश्चन के आंसर में आपको चॉइस में देखने को मिलेंगे वहां पर जब आपका पेपर होगा। तो दोनों में से एक। इसी तरीके से मैं चाह रहा हूं, इसी तरीके से चाह रहा हूं कि आप इधर माइक्रो और इधर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट देकर नक्की करो। यही करना चाहिए। इको में जो तुमने कर दिया, फैटा भर दिया पूरा। अब फायदा किसको होगा ना, देखो कुछ लिमिटेड बच्चे हैं जिनको इस बात का फायदा होगा। एक्चुअली क्या है, हमने सीयूईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई प्रवेश बैच में, प्रवेश 1.0 2.0 बैच हो गए। अब यहां पर बच्चों को पहले मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स करा दी। तो जो 12th क्लास के सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होंगे ना, उन्होंने मैक्रो पढ़ ली, इंडियन पढ़ ली अपने 12th में, यहां मेरे साथ माइक्रो भी कर दी। तो इको के तो वो हो गए धुरंधर चैंप। अब उनके साथ उन बच्चों का कंपटीशन होने वाला है जिन्होंने पहले नहीं पढ़ी। तो रिक्वेस्ट ही कर लो यार, हटवाओ या तो इंडियन को या फिर ऑप्शन में लेके आओ, सीधी बात है। एकदम से सडन चेंज आर नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है जी, ये तुम्हारा अकाउंटेंसी हो गया। अब बात करता हूं भैया जनरल टेस्ट के बारे में, जीटी के बारे में। इसको जीटी बोल दिया दोबारा, पहले जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इसको बोल दिया था। अब यहां पर क्या आएगा तुम्हारा, इधर सिलेबस देखो तो भाई साहब बोल रहा है कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। तो जब तुम्हारा मई में पेपर होगा, तो मैं मान के चलता हूं भैया मई में पेपर है तो पहले ही बन गया होगा, तो आप मार्च तक के करंट अफेयर करके चलना, 1 साल के। अब कौन से करंट अफेयर, कितने करंट अफेयर, कुछ भी गिवन नहीं है। अखबार पढ़ना शुरू करो भाई, अखबार ही करंट अफेयर है, समझ रहे हो। हाँ, जनरल मेंटल एबिलिटी आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, नंबर सिस्टम चेक करेंगे तुम्हें कितने किस तरीके से, 8वीं क्लास तक के क्वेश्चंस की बेसिकली बात कर रहा है। ठीक है, रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक एपी, ठीक है ना, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइंगल, सर्कल, मेंसुरेशन, एरिया ऑफ सिलेंडर, ऐसी चीजें मेंसुरेशन में होती है। स्टैटिस्टिक्स, मीन, मोड, मीडियन, ये चीजें बोल रहा आएगा भैया। 10वीं क्लास तक का छोटा मोटा चीजें इसमें इन्वॉल्व है। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग आएगी। रीजनिंग एक अलग चीज होती है, जब आप जीएटी का सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। जनरल साइंस मतलब छोटी मोटी साइंस है, बेसिक साइंस है, जनरल नॉलेज का ही पार्ट होती है। ठीक है, और इन्वायरमेंट लिटरेसी, इन्वायरमेंट की नॉलेज, जैसे कि पोल्यूशन, ये सब हो रहा है तो इन चीजों की थोड़ी बहुत नॉलेज आएगी, राइट। तो इन्वायरमेंटल साइंस ही इसको बोल देंगे, थोड़ा सा ये आएगा, राइट। हाँ ठीक है भैया। अब बीच में कोई कॉमर्स का बच्चा अगर देख रहा हो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बीकॉम ऑनर्स में आपको एडमिशन लेना है तो जीटी का यानी जनरल टेस्ट का पेपर देना जरूरी नहीं है। आपके पास मैथ्स हो ये भी जरूरी नहीं है, नॉन मैथ स्टूडेंट भी ले सकता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, उसके इंग्लिश के नंबर लगेंगे, अकाउंट के नंबर लगेंगे, इको के नंबर लगेंगे, बीएसटी के नंबर लगेंगे, उसका एडमिशन हो जाएगा बीकॉम ऑनर्स में। अब देखो ये तो कंपलसरी है, यहां पर या तो अकाउंट होगा या मैथ होगा, दोनों में से एक होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अकाउंट नहीं हुआ तो मैथ के बेसिस पे आप एडमिशन ले लोगे। साइंस वाले भी ले सकते हैं बीकॉम ऑनर्स में, फिर तो आर्ट्स वाले भी ले सकते हैं अगर किसी के पास मैथ्स है तो। ठीक है, इको बीएसटी में अपनी चॉइस है भैया, तुम कोई भी डाल लो। ठीक है, ये तो मैंने क्लियर कर दिया आपको यहां पर, राइट। अब आ जाते हैं भैया आपका लैंग्वेज, जो कि मैं इंग्लिश की बात करूंगा। कहां गई इंग्लिश, ये लो जी। बहुत छोटा सा सिलेबस दिया हुआ है इंग्लिश का, और इंग्लिश को इंग्लिश ही बोलेंगे भैया। सब्जेक्ट कोड इसका 101 है। ठीक है, इसके बारे में बात कर लो। लिखा बहुत छोटा है लेकिन मतलब इसका बहुत बड़ा है। देखो भैया, सबसे पहले बोला है कि इंग्लिश के पेपर के अंदर 3 टाइप ऑफ आपसे पैसेज पूछे जाएंगे। मतलब एक तरीके से स्टोरी लिखी होगी, उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉर्मली 3 होते हैं, फैक्चुअल, नरेटिव और लिटरेसी। ये फैक्चुअल क्या होता है, कुछ फैक्ट्स गिवन होंगे आपको भाई, फैक्ट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नरेटिव कुछ नरेशंस, कोई किसी को कहानी सुना रहा होगा, उसमें तुम्हारी नरेशंस भी चेक की जाएगी। लिटरेरी मतलब लिटरेशंस, जो लिटरेचर्स होते हैं उसके ऊपर साहित्य रिलेटेड, पुरानी कोई स्टोरी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 3 टाइप के होंगे और मैक्सिमम 300 शब्द का पैसेज होगा। आपको तो रीडिंग की आदत होनी चाहिए भैया, आपको पता होना चाहिए कि पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, पैसेज बाद में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि तुम 300 शब्द का पहले पैसेज पढ़ो तो फिर टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट कर दो, राइट। और फिर दोस्तों ये वर्बल एबिलिटी में दिया हुआ कि क्या क्या आएगा, बोला है रीअरेंजिंग द पार्ट्स। रीअरेंजिंग द पार्ट्स का मतलब यार वो जंबल वर्ड्स नहीं होते, अलग अलग लिखे होते हैं, PQRS इकट्ठे लगाते हैं, ABCD ऐसे लिखा होता है। 4 आपको टुकड़े दे दिए, अरेंज करके उसको सीक्वेंस में लगाना है, ऐसे होता है। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ जाएगा। अब मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करा भाई इसने, क्या आ सकता है भाई, कुछ वोकैबुलरी दे देगा आपको, उसको मैच करो,
है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, मोडाल्स, कुछ भी ग्रामर दे देगा, उसको मैच करो। अरे कोई ईडियम दे देगा, उसको मैच करो, है ना, कोई फ्रेज दे देगा, उसको मैच करो भाई, कोई नरेशंस दे देगा, उसको मैच करो, कुछ भी मैच करवा सकता है तुमसे, राइट। हाँ, फिर चूजिंग द करेक्ट वर्ड, आपसे गलत वर्ड दिए होंगे, करेक्ट वर्ड चूज करवाएगा। फिर ये सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड्स, एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड, जो सेम मीनिंग और अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं वो आपसे पूछेगा। तो ये दिया हुआ सिलेबस बहुत छोटा सा, लेकिन ये है बहुत बड़ा दोस्तों। अंदर का बहुत सारा कंटेंट होता है इसके अंदर। तो वो आपको ऑब्वियसली एक स्पेशलाइज्ड बैच ज्वाइन करना चाहिए सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोई सब्जेक्ट करो या ना करो, लेकिन कम से कम अपनी एक लैंग्वेज साथ में ज्वाइन करते हुए चलो। आप मान लो कोई बैच ले भी लेते हो, फॉर एग्जांपल प्रवेश बैच ले लिया, आपके यहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है, हिंदी की भी करवाई जा रही है, मैथ की भी करवाई जा रही है, बहुत सारी चीजों की तैयारी करवाई जा रही है, राइट। तो मेरे दोस्त, आपको फायदा क्या होगा? आप सिर्फ सोचते हो ना कि मैं इंग्लिश ही कर लूं, क्योंकि इंग्लिश तुम्हारी टोटली डिफरेंट हो गई। तो ये इंग्लिश करने से आप अपने बोर्ड की भी ग्रामर वगैरह अच्छी करके आओगे, बहुत कुछ सीखोगे इससे। तो कम से कम इंग्लिश आपको हैंड टू हैंड साथ के साथ चलना चाहिए। देख लो भैया, हफ्ते में 2-3 क्लासेस जहां पर भी हो रही हो, मैं नहीं कहता कि हमसे पढ़ो, किसी और से पढ़ लो जहां तुम्हारा मन कर रहा है। बस अभी इंग्लिश की हिदायत दूंगा मैं आपसे, और अगर आपके बस की है तो दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ लेना, लेकिन बैच आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है ना तुम्हें कब से तैयारी शुरू करनी है, राइट। हाँ, तुम समझदार हो, मैं मान के चलता हूं। अब बच्चा बोलेगा सर और भी सब्जेक्ट का सिलेबस बता दो। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था राज्य कि आपको सिलेबस कहां से दिख रहा है। तो यहां पर अगर आपके पास हिंदी है, मैथ है ना, तो आप देखो यहां से सिलेबस, ठीक है। देखो जी, मैथ और अप्लाइड मैथ, ये राजी दोनों का सिलेबस यहां पर दिया हुआ है। आपके पास मैथ है तो मैथ कर लो, अप्लाइड मैथ है तो अप्लाइड मैथ कर लो। दोनों में से एक का ही पेपर देना, आपको दोनों का पेपर नहीं दे रहा। ये लो जी, दोनों के अलग अलग सिलेबस यहां पर लिखे हुए हैं, और हो जाएगा आपका काम बढ़िया, ठीक है जी। तो इस वीडियो के साथ मैं इस क्लास को खत्म कर रहा हूं, लेकिन मेरा जो यहां पर मेन गोल था आपसे यह पूछना था कि इकोनॉमिक्स के लिए हम स्ट्रगल करेंगे नहीं करेंगे। आपसे पूछ रहा हूं मैं करूंगा, मेरी टीम करेगी, आप लोग करोगे नहीं करोगे? नीचे लिखो भाई, #NTA प्लीज करेक्ट द सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये मैं चाहता हूं आप लोगों से। थैंक यू सो मच दोस्तों। चाहता हूं यार ये जो प्रॉब्लम है अपने दोस्तों को भी शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ कि भाई देख क्या चेंज आए हैं। चाहे मेरी वीडियो ही अपने दोस्तों को भेज दो और उसको बोल देख यहां पर इस टाइम पर ये चेंज आया है, लव सर ने बोला है, और अगर तू जानता हो कि ये चेंज ऐसे लग रहे हैं, तेरे को ठीक नहीं लग रहे, तो तू भी ऐसा कर। इस बात को बताओ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, क्योंकि जितना जल्दी हम करेंगे उतना जल्दी चेंजेस होंगे, और लेट हो गए तो फिर एनटीए नहीं मानेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल।